डेटा जो है वो झूठ नहीं बोल सकता। ट्रेडिंग इज ए प्रोबेबिलिटी गेम। मेन रीज़न 99% फेल होने का यही है कि उसमें एंट्री बहुत ईजी है, क्योंकि जितना लंबे समय तक आप अपने कैपिटल को बचा के रखोगे उतने लंबे समय तक आप उसमें ट्रेड भी कर सकते हैं। स्लो इज स्मूथ और स्मूथ इन लॉन्ग टर्म इज वेरी फास्ट। नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए मास्टर्स इन वन के पॉडकास्ट में। और आज के जो हमारे गेस्ट है वो है हिमांशु शर्मा जी। वेलकम हिमांशु जी। थैंक्स विजय भाई, मुझे बुलाने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। और हिमांशु जी रहते हैं गाज़ियाबाद में। हाँ जी। और हम अभी है दिल्ली में। और मैंने हिमांशु जी को ऐसे ही फ़ोन करके बोला था कि हिमांशु जी मैं दिल्ली आ रहा हूँ, तो अगर आप आ सको तो अच्छी बात होगी। और हिमांशु भाई, मेरे को सच में पता नहीं है गाज़ियाबाद यहाँ से कितना दूर है। विजय भाई समवेयर अराउंड 40-45 किलोमीटर्स अवे है। तो मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखो कितने अच्छे इंसान हैं कि इनको मैंने बोला, और अभी रिसेंटली इनकी एक सर्जरी हुई है। हाँ जी, मेरी सर्जरी हुई है, गॉल ब्लैडर रिमूवल हुआ है मेरा। राइट। बट आपने मुझे बुलाया और हमारा काफ़ी अच्छा रिलेशन है, तो इसी वजह से मैंने कहा मना नहीं कर सकता, बिल्कुल आऊँगा मैं आपसे मिलने। तो बहुत ही मुझे अच्छा लगा हिमांशु जी, और मैं अपने ऑडियंस को ये इसलिए बोलना चाहता हूँ कि आप लोग अगर मेरे को किसी के साथ देखते हो कि हम किसी के साथ पॉडकास्ट बना रहे हैं ना, तो वो सिर्फ मैं बनाने के लिए नहीं बना रहा हूँ। हमारा एक अच्छा रिलेशन भी है। और हिमांशु जी के साथ मैं चंडीगढ़ में मिला था, और मैं हिमांशु जी आपको पहले नहीं जानता था। बिल्कुल बिल्कुल। और शायद आप भी नहीं जानते थे। हाँ जी। तो हम वहाँ पे मिले, 2-3 दिन साथ में थे हम लोग। एक असीम भाई के पास गए थे, कुछ पॉडकास्ट उनके शूट करने थे। तो वहाँ पे हमारा एक अच्छा बॉन्डिंग बना, कनेक्शन बना। तो मैं ना कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए जितने हो सके उतने जेन्युइन लोगों को लाऊं। और मैं आप लोगों को एक चीज़ अच्छे से बोल सकता हूँ कि हिमांशु जी बहुत अच्छे इंसान हैं, और ये एक ट्रेडर है। और अगर आप वेरीफाइड पीएनएल की सोच रहे हो, तो मैंने इनकी वेरीफाइड पीएनएल देख ली है, इनफैक्ट इनकी वाइफ की भी देख ली है। और असीम जो डिजिटल ब्लॉगर के ये है हमारे असीम भाई, उन्होंने भी देखी है। तो आप उसकी चिंता मत करिए, हम सिर्फ इनकी रिक्वेस्ट से वो पब्लिकली शेयर नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आज बहुत ही अच्छा लग रहा है आप आए उसके लिए। थैंक यू विजय भाई। तो हिमांशु जी, हमारी थोड़ी बहुत बातें तो हुई है हाँ जी। कि आप मार्केट में बहुत साल से हो, और आप पहले न्यूज़ चैनल में भी आते थे। हाँ जी। तो हमारे ऑडियंस को आपके बारे में कुछ नहीं पता है, तो आप एक बता सकते हो आपका करियर कैसे स्टार्ट हुआ, और आपका पहले से ही स्टॉक मार्केट में था या कुछ और भी था? 2007 में मैंने MBA कंप्लीट करी थी, जो मेजर था मार्केटिंग एंड फाइनेंस में था। ओके। साथ में इन द थर्ड सेम ऑफ MBA मेरा रुझान फाइनेंस की तरफ गया। तो हाँ। मैंने मीनवाइल जो उस टाइम एग्ज़ाम हुआ करते थे, NIFM करके एग्ज़ाम हुआ करते थे, इक्विटी मार्केट्स डीलर्स के, तो वो ड्यूरिंग द मैंने MBA निकाल लिए थे, वो क्लियर कर लिए थे। और मुझे उस एग्ज़ाम को क्लियर करने की वजह से मेरे एक रिज्यूम में नीश आई, जिससे कि मेरी ब्रोकिंग फर्म में जॉब लग गई। मेरा इंटरेस्ट भी था, टेक्निकल एनालिसिस की काफ़ी सारी बुक्स पढ़ ली थी मैंने। बुक के ऊपर मैं बात करूं तो सबसे पहले बुक जो मैंने पढ़ी थी टेक्निकल से रिलेटेड, वो थी जॉन जे मर्फी की टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द फ्यूचर्स मार्केट एंड फाइनेंशियल मार्केट। तो वो बुक पढ़ी मैंने, उसका काफ़ी हेल्प मिला मुझे। और फर्स्ट जॉब जो मेरी लगी वो लगी थी IIFL में, इंडिया इन्फोलाइन जिसे पहले बोला करते थे। और ये कौन से साल की बात ये है? 2007 की बात है। ओके। एज ए RM मैंने ज्वाइन किया था वहाँ पे। वो जॉब मेरी तकरीबन 9 महीने के करीब तक चली थी, 8-9 महीने। तो वहाँ पे RM का क्या रोल होता था? RM का रोल विजय भाई था कि मुझे डीमैट अकाउंट ओपनिंग करनी है, और जो क्लाइंट्स हैं उनको अवेयर करना है कि मार्केट किस तरीके से मूव करती है। मतलब फिनेंशियल मार्केट का जस्ट काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन आप बोल सकते हो। राइट। रिटेल क्लाइंट्स को देना था। बट मेरा इंटरेस्ट जो था, जैसे कि हमने बात करी थी विजय भाई, मेरा इंटरेस्ट था कि मुझे रिसर्च करनी है। अच्छा। कि ग्राफ को कैसे रीड कर सकते हैं। हाँ। तो साइड बाय साइड चल रहा था। तो मैं मेन मोटिव मेरा यही था कि ब्रोकिंग फर्म में जाने का, कि एक फर्स्ट स्टेप मिल जाए मुझे एंट्री करने का, फ्लोर देखने का कि किस तरीके से डीलर्स लोग बिग प्लेटफॉर्म पे कैसे काम करते हैं, कैसे रिसर्च होती है। क्योंकि उस टाइम आपको याद हो तो जो ब्रांचेस होती थी उनके लैंडलाइन पे फोन आया करते थे, कौन कॉल जिसे बोलते थे। मैंने भी अपना करियर 2009 में ही शुरू किया था, 2009 के मिड में। और मैं मोतीलाल ओसवाल की सेल्स में था। तो उसमें ऐसा होता था, घाटकोपर ब्रांच है, अंधेरी ब्रांच है, फिर मुलुंड में एक ब्रांच होती है। तो वो ब्रांच में सेल्स वाले भी होते हैं, डीलर भी होते हैं, और बैक ऑफिस वाले 2-3 लोग होते हैं जो अकाउंट्स का प्रोसेस करते हैं। पहले तो फॉर्म बड़ा होता था, फिजिकल होता था। तो डीलर को वहाँ पे फ़ोन आते,
कि सुबह से क्या लेना है, क्या बेचना है, वही सब है, बराबर है। तो मॉर्निंग में फिर वो रिसर्च की कॉल आती थी कि वो बता दिया करते थे कि आज इस स्टॉक में मूवमेंट आ सकते हैं, तो हमको वो ही चीज़ हम क्लाइंट्स को कन्वे कर दिया करते थे कि आज निफ्टी में हमें रिसर्च के साइड से ये इन्फॉर्मेशन आई है, ये स्टॉक में मूवमेंट आ सकती है। तो इस तरीके की हम इन्फॉर्मेशन शेयर किया करते थे। वो जॉब मेरी समवेयर अराउंड 8 से 9 महीने चली, क्योंकि रिसर्च आरएम्स के टारगेट बेस्ड जॉब थी और मैं रिसर्च की तरफ थोड़ा सा इंक्लाइंड था। तो फिर मैंने वहाँ से जॉब छोड़ के टेक्निकल की तरफ पूरा जाने की कोशिश करी। हाँ। तो 1-2 कोर्स मैंने करे। अच्छा, वो टाइम पे भी कोर्सेज थे उस टाइम, बट बिग इंस्टीट्यूट्स हुआ करते थे। हाँ, मुझे एक याद है, OTA करके अभी भी है, ऑनलाइन ट्रेडिंग एकेडमी। हाँ, आई थिंक वो बाहर कोई सिंगापुर बेस्ड है। वो 2012 की बात है, ये चेतन मेरे साथ आया था उनका डेमो लेक्चर लेने के लिए, क्योंकि अभी जितना इजीली, मतलब देखो, आप जैसे लोग जो लोगों के साथ अवेयरनेस देते हैं कि आपने जो भी एक्सपीरियंस किया है वो लोगों को बताते हो, तो अभी थोड़ा सीखना थोड़ा इजी हो गया है। बिल्कुल, पर थोड़ा मुश्किल भी है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत बुरे लोग भी है जो मिसगाइड करते हैं। एग्जैक्टली। तो वो टाइम पे है ना, 2009-2010 में इतना यूट्यूब, तो पहली बात तो यूट्यूब चलाना ही लग्जरी होता था, और यूट्यूब पे अपने इंडियन कंटेंट कुछ थे नहीं रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट में डेटा मिलता था विजय भाई। हाँ, तो मैं और चेतन है ना, हम लोग एक शेर खान करके ब्रोकिंग फर्म है, उन लोगों का OTA के साथ टाइप है। तो उनके वर्कशॉप में गए थे जो फ्री था, तो हम वहाँ पे बैठे, और एक्चुअली वहाँ पे ही मुझे एक्चुअल डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्योंकि वो लोग डिमांड सप्लाई पे ही ज़्यादा काम करते हैं। बिल्कुल। तो हमने वो 1 घंटे का 2 घंटे का फ्री लेक्चर लिया। फिर उन्होंने बोला कि भाई हमारी फीस, तो वो टाइम की बात है 5-6 लाख रुपया थी। बिल्कुल, आज भी उनकी समवेयर अराउंड इतनी है, 2-2.5 लाख रुपए उनकी फीस है आज भी। तो हमने तो बोला भाई हमारे पास इतना पैसा नहीं है। तो जैसे हम बाहर निकले ना, उन्होंने बोला ये बैंक वाले भी आपको लोन लेना है। तो चलो ठीक है, वो टाइम तो अक्ल थी कि लोन नहीं लेना चाहिए, तो किया ही नहीं। पर फिर मैं वो तरफ चलने लगा। तो आपने तभी कहाँ पे किया था? मेरा था इंस्टीट्यूट, BLB इंस्टीट्यूट था। BLB आप बोल सकते हैं वो आर्बिट्राज को लेके आने वाले पहली प्रॉप डेस्क थी जो इंडिया में लेके आई थी। तो आपने उनका PNL मांगा था वो टाइम पे? नहीं, कि आप कोर्स करा रहे हो तो PNL दिखा दो। वो एक्चुअली उस टाइम की विजय भाई बात थी कि वो लोगों को PNL दिखा के ल्यूर नहीं करते थे कि हमारे से सीख लो, है ना, हमारा ये PNL देख लो। तो मैंने ये चीज़ इसलिए बोली ना हिमांशु जी, कि अगर कोई आदमी स्क्रीनशॉट दिखा के कोर्स बेच रहा है, तो 100% आप समझ लेना, 100% नहीं बोल सकते, पर 80% चांसेस है कि वो आपको ललचा रहा है। बिल्कुल। और अगर कोई आदमी आपको सिखा रहा है बिना PNL दिखाए या बिना कोई ग्रीडीनेस दिखाए, तो वो शायद जेन्युइन भी हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर कैसा रहा आपका वहाँ पे? वहाँ पे एक्सपीरियंस मेरा बहुत बढ़िया रहा, और उसी कंपनी ने मुझे सेकंड अपॉर्चुनिटी दी। अच्छा। उसी कंपनी ने मुझे एज ए हायर किया एज ए जूनियर टेक्निकल एनालिस्ट। ओके। उन्होंने मेरी परफॉर्मेंस देखी, एनालिसिस देखी कि ये सही एनालिसिस करता है, तो उन्होंने मुझे अपने प्रॉप डेस्क में हायर कर लिया। तो वहाँ पे मैं जो सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट थे उनको मैं असिस्ट करता था कि लाइक 10-15 जो मुझे स्टॉक वो मैं अलोकेट थे, मैं उनमें से एनालिसिस करके वो उन्हें प्रोवाइड किया करता था कि एनालिसिस कि इस स्टॉक में मूवमेंट आ सकती है, अपसाइड, डाउनसाइड, या फिर ऐसे रहने वाला। तो वो ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एनालिसिस वो उस पर अपना जो सेकंड थॉट मींस लाइक रिस्क एनालिसिस कैसे करनी है, कितना फंड एलोकेट करना है, वो अपने हिसाब से वो किया करते थे। सही है। तो मेरी सेकंड जॉब BLB में रही, और उसके बाद 2011 में मैंने वो वाली जॉब क्विट करके मैंने ज्वाइन करा रेलिगेट सिक्योरिटीज़। रेलिगेट सिक्योरिटीज़ में बेसिकली मेरा रोल था डेरिवेटिव्स कम टेक्निकल। डेरिवेटिव्स टेक्निकल्स में मैं यहाँ पे फुल फ्लैज हो गया था BLB में। देन कम्स जब मेरा रेलिगेट में ज्वाइनिंग हुआ तो दोनों सेगमेंट में देख रहा था, मीन्स डेरिवेटिव्स भी और साथ में टेक्निकल्स भी। तो डेरिवेटिव्स में आपको क्या देखना होता था? डेरिवेटिव्स में विजय भाई ये मतलब एक अच्छी चीज़ हुई कि डेरिवेटिव्स में क्या आप डेटा देखते हैं प्योरली। अच्छा, मतलब डेटा देख के एनालिसिस और टेक्निकल देख के एनालिसिस, तो दोनों हो गया। इसमें मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि कैसे आप अपनी एनालिसिस को और एनहांस कर सकते हैं। मींस लाइक टेक्निकल आपने देखा किसी चार्ट में बढ़िया मूवमेंट होने वाला है, ब्रेकआउट होने वाला है, आपको लग रहा है कि इसमें ब्रेकआउट होने वाला है, और साथ में आप उसे
कंफर्मेशन के लिए डेरिवेटिव स्टैट देख लें इन टर्म्स कि उस स्टॉक में प्राइस इंक्रीज विद द इंक्रीज इन OI ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडाइसिस या स्टॉक अगर उसमें हो रहा है, यानी कि फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं उसमें, तो आपके लिए डबल एज हो गई। तो ये जो OI का मतलब ओपन इंटरेस्ट है, वो कहाँ देख सकते हैं हम लोग? वो आप आजकल तो सॉफ्टवेयर्स इतने बढ़िया हो गए हैं, है ना, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, बट काफ़ी सारी कंपनीज हैं वो आपको बहुत हैंडी हो गया है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी दे रही हैं, चार्टिंग प्लेटफॉर्म। तो ओपन इंटरेस्ट सर्च करेंगे तो गूगल ओपन इंटरेस्ट आपको ऑप्शन चेन में ही दिखाता है, अब इतना बढ़िया हो गया है। तो प्राइस आप देख लें, प्राइस में ब्रेकआउट होने वाला है और साथ में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, तो आपको कंफर्मेशन मिल गई, क्योंकि डेटा जो है वो झूठ नहीं बोल सकता। ओके, है ना, कि डेटा को आप वेग नहीं कर सकते। सही है ना, ओपन इंटरेस्ट अगर उसमें बन रहा है तो वो आपको दिख जाएगा कि हाँ कोई फ्रेश बिल्डअप हो रहा है। सही है। ओके, ओपन इंटरेस्ट को आप फेक डेटा करके नहीं दिखा सकते। तो ओपन इंटरेस्ट अगर इंक्रीज हो रहा है विद इंक्रीज इन प्राइस, और मतलब आप लॉन्ग बिल्डअप उसमें हो रहा है, और साथ में आपका टेक्निकल चार्ट कंफर्म भी कर रहा है कि हाँ इट इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट, तो उसमें आप ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि डबल कंफर्मेशन होगा, मतलब आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। हाँ देखिए, ट्रेडिंग बेसिकली है क्या, ट्रेडिंग इज ए प्रोबेबिलिटी गेम, और उसमें 50-50 आपकी विनिंग होगी या 50 आपकी लॉस होगा, है ना। अब हमको सिर्फ अपनी एज इंक्रीज करनी है। एज कैसे इंक्रीज कर सकते हैं हम? चार्टिंग मतलब ट्रेंड लाइन देखना, स्टॉक सपोर्ट पे है या रेजिस्टेंस पे है, उसमें हमने कैंडलस्टिक लगा ली, तो दीज थिंग्स आर कि हम उसमें अपनी विनिंग की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, मोर देन 50 से हम इंक्रीज करके 60-70 लेके जा रहे हैं। ओके, और फिर क्या हुआ आपके इसमें? इसमें मैंने ये मेरी जॉब चली 1.5-2 साल के करीब तक मैंने इसमें जॉब करी। उसके बाद मैं ट्रस्ट लाइन सिक्योरिटीज़ में आ गया, फुल फ्लेज में डेरिवेटिव्स के सेगमेंट को हेड कर रहा था वहाँ पे। अच्छा। तो वहाँ पे मेरा मेन रोल था कि इंडाइसिस को ट्रैक करना, रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग करना, ओके, और जो क्लाइंट्स हैं, रिटेल क्लाइंट्स, उनको अवेयर करना अबाउट द स्टॉक मार्केट, अबाउट कि क्या ट्रेंड चल रहा है, कौन सा सेगमेंट चलने वाला है, कौन सा सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट आने वाली है। ओके। और मीनवाइल जब तक मैं ट्रस्ट लाइन सिक्योरिटीज़ में था, 2012 में मैंने ज्वाइन करी थी वो कंपनी, और उस टाइम क्या हुआ विजय भाई, आपने नाम सुना होगा एग्जाम्स का, CMT होता है। हाँ, CMT, यस। CMT और CFT, यस। तो मैं आपके व्यूज़ को बता दूं, मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल टेक्नीशियन हूँ, जो कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ टेक्निकल एंड US बेस्ड है। यस। तो वो मैंने सर्टिफिकेशन की हुई है, CMT CFT। ये उस टाइम बहुत ही गिने चुने लोग थे जिन्होंने इंडिया में वो एग्ज़ाम निकाला था। वैसे अभी भी बहुत गिने चुने अभी भी बहुत गिने चुने हैं, तो मतलब मेरे ख्याल से हज़ारों में ही है अभी भी। अब नहीं, हज़ारों में तो मेरे ख्याल से उस टाइम विजय भाई 3000 ऑल ओवर द वर्ल्ड थे। हाँ, और इंडिया में CMT बहुत ही कम थे, 80-90, और आज भी मेरे ख्याल से 150 या 200 CFT होंगे बस। अच्छा, मतलब अभी भी वो हज़ारों तक नहीं गए हैं? हज़ारों तक भी नहीं गए। ओके। तो वो एग्ज़ाम मैंने उस टाइम क्लियर किया था, तो उसका बेनिफिट मुझे मिला कि मैं अपनी कंपनी को मीडिया में प्रेजेंट करने लगा। मैं आपके व्यूज़ को बताऊं, मैं जी बिजनेस और CNBC पे डेरिवेटिव सेगमेंट के लिए मैं इनवाइटेड गेस्ट हुआ करता था। और ये कौन से साल की बात है? ये वे बैक 2012 से 2016 तक मैं मीडिया में पूरा प्रेजेंट किया। मुझे लगता है तब अनिल सिंघवी जी CNBC पे थे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, अनिल सिंघवी जी CNBC में हुआ करते थे उस टाइम। तो आप तभी आते थे CNBC में? हाँ जी। सही है, तो मतलब ये अच्छी बात है, आज हम किसी एक पहले वाले TV गेस्ट से बात कर रहे हैं। तो मतलब फिर आपको ये कभी समझ में आया कि यार अभी मेरे को फुल टाइम ट्रेडर बनना है? बिकॉज अभी मैं आपसे चंडीगढ़ में मिला था, और जब अभी हम लोग मिले तो मुझे तो ये लग ही नहीं रहा है कि आप कहीं जॉब कर रहे हो, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अभी भी आप टीवी पे तो आते नहीं हो। नहीं, मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था टीवी पे जाना। फिर पहले तो ये क्वेश्चन है कि आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे फुल टाइम ट्रेडिंग करना चाहिए, और दूसरी बात कि आपने टीवी क्यों छोड़ दिया? विजय भाई, मैं वहाँ पे अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा था, बट मेरी स्किल्स यूज थी, तो मुझे डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म इनवाइट किया करते थे कि आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए कुछ अच्छा रिकमेंडेशन, क्योंकि कई शोज़ मेरे ऐसे हुआ करते थे जिसमें मुझे अपनी रिकमेंडेशन प्रोवाइड करनी हुआ करती थी, और कुछ कॉलर शोज़ जो कॉलर्स की मतलब कि मैंने 100 क्वांटिटीज़ ले रखे हैं, इस शेयर में ले रखे। अच्छा, मतलब वो सवाल पूछते हैं और आप जवाब देते हो? हाँ जी। कुछ शोज़ ऐसे हुआ करते थे, तो बट ये था कि उस टाइम मैं जॉब में था, और मेरा एक रोल भी था
कि मुझे अपनी कंपनी को प्रेजेंट करना है मीडिया में, सही है ना। तो वहाँ पे विज़ साथ में जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनका भी बेनिफिट हो रहा था कि मैं उन्हें रिकमेंडेशन प्रोवाइड किया करता था। तो अब बात करते हैं कि मैंने वहाँ जाना क्यों छोड़ दिया। मैंने फिर कंपनी स्विच कर ली थी। तो मैं अगेन मैं रॉयल डच शेल में चला गया था, जो कि एक एमएनसी थी, जिसमें कि मैं क्रूड ऑयल देखता था और एलएनजी देखता था कि सिंगापुर टाइमिंग के हिसाब से, ओके है ना। तो वहाँ पे ये वाला रोल नहीं था कि मुझे मीडिया में प्रेजेंट करना। हाँ। और कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा ना लेंदी प्रोसेस था विजय भाई, लेंदी इन टर्म्स कि टाइम डिवोटेड था ये मीडिया वाला। हाँ, मीडिया वाला, किसमें आना है, फिर जाना है, फिर आपको आधा घंटा वहाँ वेट करना है। तो ये इसमें ड्यूरिंग मार्केट आवर्स अगर आप अपना एक मिनट भी वेस्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब आप वो समझ गए कि अगर असली में काम करना है तो मीडिया में थोड़ा कम आना पड़ेगा। बिल्कुल, मतलब वहाँ पे आपका टाइम ज़्यादा जा रहा था। और बात करें आपका सेकंड क्वेश्चन था कि आपको कब लगा कि आपको ट्रेडिंग में फुल टाइम ट्रेडर कैसे जाना चाहिए। तो विजय भाई, मैं CFT मेरा हो गया था। मुझे पता चल गया था कि किस तरीके से आपको एक ट्रेडिंग को आगे एज ए करियर लेके जाना है। क्योंकि मैं ट्रेडिंग में रिसर्च लाइन में था काफ़ी टाइम से, मुझे 7-8 साल हो गए थे। तो मुझे सारे इन एंड आउट पता थे कि किस तरीके से आपको काम करना चाहिए, क्या रिस्क मैनेजमेंट होता है, किस तरीके से आप उसे लाइव मार्केट में अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि मैं रिटेल ट्रेडर्स को जो उन्हें रिकमेंडेशंस प्रोवाइड कर रहा था, और विद ए प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट। बिकॉज ऑफ कंप्लाइंस हम ट्रेड नहीं कर सकते थे अपने अकाउंट में। तो मैं उसे जस्ट एज ए इमोशनल मैं उस चीज़ से अटैच भी था कि मैं इन्हें रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, तो ये मेरे फेथ पे काम कर रहे हैं लोग। तो मैं उस ट्रेड से अटैच हो जाया करता था कि अगर इनका लॉस हो रहा है तो वो मैं मान के चलता था मेरा भी लॉस है। तो इस तरीके से मैंने अपने आप को गाइड करना चालू करा कि हाँ, मैं एक ट्रेडिंग लाइन में ट्रेडिंग एज ए करियर कर सकता हूँ। क्योंकि देखो, ट्रेडिंग को मोस्टली लोग क्या एज ए हॉबी मान के चलते हैं। अगर आपने नोटिस किया हो तो वो मतलब सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, या फिर ऐसे ही चलो सब कर रहे तो हम भी कर लेते हैं। हाँ, वो ये नहीं देखते कि वो ट्रेडिंग को एज ए हॉबी लेके चलते हैं। बट अगर आप ट्रेडिंग को एज ए बिजनेस लेके चलेंगे, और आपने नोटिस किया हो विजय भाई, बिजनेस कोई भी स्टार्ट करता है छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे, वो एक फ्रेमवर्क बना के चलते हैं, एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं कि हम फंडिंग कहाँ से लेंगे, हमारा सेकंड स्टेज ऑफ सीड कैपिटल कहाँ से आएगा, या हम किस तरीके से इन्वेंट्री करनी है, या प्रोसेस आगे कैसे कैसे करना है। बट ट्रेडिंग आज की डेट में इतना इजी गेम हो गया है कि आपको एक सेविंग अकाउंट सबके पास होते हैं, इंटरनेट सबके पास है, एक डीमैट अकाउंट खुलाना है, वेरी नेक्स्ट डे आप क्या कहलाओगे, ट्रेडर। तो मेन रीज़न 99% फेल होने का यही है कि उसमें एंट्री बहुत ईजी है। और मीन्स लाइक कि एज ए स्टपनी अगर मैं बात करूं तो लोग अपनी जॉब को स्टपनी की तरह लेके चलते हैं कि अगर अकाउंट बिलो भी हो जाता है तो नेक्स्ट मंथ सैलरी आएगी तो उसमें फिर डिप्लॉय कर देंगे अमाउंट। अच्छा, हाँ, बराबर है ना। तो वो ट्रेडिंग को एज ए बिजनेस नहीं लेके चलते और अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स मान के चलते हैं कि हम 50% कमा लेंगे, विच इज़ वेरी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वो वंस इन ए ब्लू मून हो सकता है ना। नहीं, तो फिर आपने जो फुल टाइम ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, तो मतलब देखो, आपकी एक अच्छी जॉब चल रही थी, तो आप एज अ सडनली आप फुल टाइम ट्रेडर बन गए, तो कुछ तो सिक्योरिटीज़ और ये सारी चीज़ों का आपने ध्यान रखा होगा। मैंने बिल्कुल ध्यान रखा। मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने रॉयल डच शेल में जॉब करी तो मेरा मेन मोटिव उस कंपनी में जाने का यही था कि मैं देखूँ कि बिग फंड जो होते हैं वहाँ पे बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स थे जो कि मिलियंस में ट्रेड, बिलियंस में ट्रेड उनके हुआ करते, बाहर के थे, बाहर के बिल्कुल। ओके। तो उनका पोर्टफोलियो देखना, उनको वो कैसे किस तरीके से मैनेज करते हैं, वो किस तरीके से हेज करते हैं। तो ये वहाँ से मैंने ये चीज़ सीख ली। हाँ, और उसके बाद फिर जब कोविड से पहले की बात है तो मैंने अपना ऑलमोस्ट 40-50% सेटअप कर लिया था। और मैं उसके पीछे का भी एक रीज़न बताता हूँ आपको कि मेरा मेन मोटिव क्या था ट्रेडिंग में एज ए फुल टाइम जाने का। कि मैंने देखा कि अगर आपके पास एक कैपिटल, इतनी कैपिटल है, आपने फंड अपना इतना इकट्ठा कर लिया कि आप 9 महीने से लेके 12 महीने तक अगर आपकी सैलरी नहीं भी आती है, अगर आप उसमें इजीली सस्टेन कर रहे हो, अपने फैमिली के एक्सपेंसेस अगर आपने निकाल के पहले ही रख रखे हैं, मतलब आप टेंशन फ्री हो कि फ्रॉम वेरी
ट्रेडिंग में देखो होता क्या है कि बेसिकली पहले दिन से ही ना बंदे के दिमाग में ये चीज़ें आने लगती हैं कि यार इस महीने का खर्चा मैं कैसे निकालूं मार्केट से। हाँ अगर आप 1 साल का खर्चा पहले निकाल के बैठे हैं तो आप ट्रेडिंग को एज ए बिजनेस लेके चलोगे, फिर आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहेगा, है ना। हो सकता है कि आप स्टार्टिंग में 1 महीने रिटर्न ना निकालो, 2 महीने ना निकालो, और हो सकता है तीसरे महीने आप इतना रिटर्न निकाल दो, आप पिछले 2 महीने का भी निकालो और आगे आने वाले 2 महीने का और निकाल लो। ओके, बट आप ये भी तो सजेस्ट कर रहे हो ना कि प्रायर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। विजय भाई, प्रायर एक्सपीरियंस प्लस जो हमने एक बात करी थी ब्लूप्रिंट। हाँ। आपके पास कोई चीज़ जब तक थिंक ऑन पेपर, मैं सबको ये बोलता हूँ कि दिमाग में कुछ चीज़ रखने से कुछ बेनिफिट नहीं होता। थिंक ऑन पेपर, आप जो भी कुछ चीज़ दिमाग में आ रही है XYZ, उसे पेपर पे लिख लो कि आपको Okay. किस तरीके से A to B जाना है, B to C जाना है, आपके पास क्या मतलब आपके कंटीजेंसी प्लान है, प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी भी बैकअप में रहना बैकअप चाहिए। में रहना चाहिए। तो हिमांशु जी, अभी जैसे आपका जॉब का एक्सपीरियंस कितना हो गया? जॉब करके आपको कितने साल हो गए जॉब मुझे करते? मोर देन 13-14 ईयर्स हो गए थे। तो वो एक्सपीरियंस प्लस अभी आपका ये फुल टाइम ट्रेडिंग का Full time एक्सपीरियंस, तो टोटल कितने साल हो गए आपको मार्केट में? मुझे मोर देन 17 ईयर्स हो गए। ओके, तो ये 17 साल में, जैसे हमारे पॉडकास्ट में हम उनकी स्ट्रैटेजी भी समझने की कोशिश करते हैं, तो ये 17 साल में आप अभी कौन सी स्ट्रैटेजीज पे काम करते हो? और अगर आज आपको दिखाना है तो आज हमारे गेस्ट के साथ कोई एक स्ट्रैटेजी भी आप हमें दिखाइए कि जो हमारे एक बिगिनर ट्रेडर फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल विजय भाई, मैं आपको जो 3 मिनट की एक स्ट्रेटेजी है जो इंट्राडे में मैं भी यूज़ करता हूँ, ओके। और मैं सबको सजेस्ट करता हूँ उस स्ट्रेटेजी को आप पहले बैक टेस्ट करो। हफ्ते दिन, 15 दिन, 1 महीने आप उसे बैक टेस्ट करो और उस पर फिर फॉरवर्ड टेस्टिंग करनी चालू करो। फॉरवर्ड टेस्टिंग मतलब आप उसमें ये नहीं कि एक लॉट से काम कर लो, आप शेयर्स में काम करो उसमें पहले। हाँ, मतलब 10 शेयर 50 10 शेयर। शेयर 50 शेयर, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, जो आपका ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से आपकी जो रिस्क नंबर है। हाँ, जो आपने रिस्क, क्वांटिटेटिव रिस्क लिया हुआ है उस पर काम करें। और मैं सबको ये बोलूँगा, ट्रेडिंग में जंप इन करने से पहले अपना रिस्क एलोकेशन करो, रिस्क प्रोफाइलिंग करो, एक ट्रेडिंग प्लान बनाओ, कंटिजेंसी प्लान बनाओ कि अगर इंटरनेट चला जाए या पोजीशन नहीं कट हो रही तो उस केस में कैसे काम करोगे आप, है ना। आपने इतना जो आप मंथली रिटर्न मान के चल रहे थे, लेट्स से 4% 5%, एक आपको अनएक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं दे अपने ट्रेडिंग प्लान में लिखना है। आपको लिखना है जेन्युइन, जितना कि कंफर्टेबल आप निकाल सकते हो। वेग नंबर नहीं लिखना है कि मैं इस महीने 20% टका कमाऊंगा। जो रिटर्न आप लेट्स से सपोज करो आपने 4% या 5% मंथली का टारगेट रखा है और आपका वो पहले हफ्ते में ही हो जाता है, उस केस में क्या करोगे आप। तो ये सारी चीज़ें आपको रखनी है, अपने ट्रेडिंग प्लान में रखनी है। आपके पास एक फिजिकल चेकलिस्ट होनी चाहिए कि जो आप टिक कर सको कि ट्रेड के डायरेक्शन में मैं ट्रेड करूँगा। कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ जैसे कि RBI मॉनेटरी पॉलिसी होगी, या फिर बजट है, या फिर जैसे भी एग्जिट पोल आया था, रिजल्ट सीजन थे, क्वार्टरली रिजल्ट है, तो उस टाइम क्या होता है कि उस टाइम मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है। इन टाइम को हमको कम से कम क्वांटिटी में ट्रेड करना है, क्योंकि ये डेटा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट होते हैं बेसिकली, इन्हें कोई नहीं बता सकता। मतलब यहाँ पे आपकी कोई भी मेथड है वो फेल हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ जब भी आए तो उस टाइम ट्रेडिंग को थोड़ा सा कम कर दो। मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि हमको मालूम नहीं है कि कल को क्या बजट में होने वाला है। तो इट्स बेटर कि अपनी जो प्रीशियस कैपिटल है उसको हमेशा बचा के रखो, क्योंकि जितना लंबे समय तक आप अपने कैपिटल को बचा के रखोगे उतने लंबे समय तक आप उसमें ट्रेड भी कर सकते हो। जैसे आपने ये न्यूज़ वाली बात की ना, तो अभी जस्ट हम सुबह मिले तभी अपनी बात हो रही थी कि ट्रम्प को किसी ने गोली मार दी। हाँ जी। तो एक ऐसी न्यूज़ होती है जो एक्सपेक्टेड होती है, जैसे RBI पॉलिसी हो गई, फेडरल पॉलिसी हो गई, इन्फ्लेशन के डेटा हो गए, वो एक्सपेक्टेड न्यूज़ है। उसमें या तो अच्छा आएगा या तो बुरा आएगा। मोस्टली मार्केट को उसका प्राइस इन कर ही देता है। पर मार्केट को सबसे शॉक, एक्चुअली स्टॉक मार्केट को शॉक पसंद नहीं है, बिल्कुल शॉकिंग न्यूज़ पसंद नहीं है। तो जैसे ये ट्रम्प को गोली किसी ने मार दी, तो अभी नवंबर में उन लोगों के इलेक्शंस भी हैं। तो ये बहुत ही मेजर सेंटिमेंट ये होती है, जो सडन न्यूज़ होती है। जैसे किसी कंट्री ने किसी के ऊपर वॉर कर दिया। और आप एक चीज़ कभी आप नोटिस किया आपने, ये सारी चीज़ें सैटरडे संडे ही होती है। यस एग्जैक्टली। रशिया यूक्रेन वॉर अगर आप लोगों को याद हो, तो जब उसका फर्स्ट टाइम पता चला था लोगों को, मेरे ख्याल से वो भी सैटरडे ही था। बिल्कुल। और जितनी भी बड़ी से न्यूज़ है आप भी देख लेना कभी वापस से बैक डेट में जाके, सैटरडे संडे ही होती है।
तो ये भी बहुत ही अच्छी बात बोली आपने। तो हिमांशु जी, अभी आप है ना, मुझे आपकी वो मेथड बताओ जो 3 मिनट वाली आप बोल रहे हो वो, और वो मेथड में आप हमें ये बताइए कि आपका स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, आप उसमें आपका ट्रेड प्लान कैसे करते हो, आपकी एंट्री एग्जिट और आपका स्टॉप लॉस कैसे आप प्लान करते हो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसमें मैं 3 मिनट का टाइम फ्रेम चूज़ करता हूँ, और स्टॉक स्पेसिफिक मैं आपके व्यूअर्स को भी ये बताना चाहता हूँ, स्टॉक्स वो हमको लेने हैं जो कि इंडेक्स मूवर कहलाते हैं, बेसिकली जो हैवी वेट्स स्टॉक्स हैं। जैसे कि बैंक निफ्टी में अगर मैं बात करूँ तो HDFC बैंक, ICICI, एक्सिस, कोटक, SBI, इन स्टॉक्स में आप इन्हें काम कर सकते हो, क्योंकि बैंक निफ्टी में मूवमेंट आएगा तो इन स्टॉक्स में भी मूवमेंट आएगा, और विज़ ये कह सकते हैं इन स्टॉक्स में मूवमेंट आएगा तो बैंक निफ्टी में मूवमेंट, क्योंकि 3 मिनट एक ऐसा टाइम फ्रेम है जो कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस पे अगर मैं बात करूं तो उसमें सबसे छोटा टाइम फ्रेम 3 मिनट का आता है। अब मैं इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन मैं आपको यही पूछने वाला था कि छोटा टाइम फ्रेम तो सर 5 मिनट भी हो गया, हाँ जी, 1 मिनट भी हो गया, तो आप स्पेसिफिकली 3 मिनट ही क्यों बोल रहे हो? मैं इसके पीछे का एक आप नंबर वंबर मानते हो क्या? नहीं नंबर नहीं, मैं आपको एक साइंटिफिक रीजन भी बताऊंगा इसका, कि विजय भाई, एक्सपायरी हम बात करें जो कि अब थर्सडे को भी होती है मंथली, वीकली भी वेडनेसडे को भी होती है, तो एक एक्सपायरी होती है 28 डेज की, हाँ, जिसमें होते हैं चार हफ्ते, हाँ, और एक एक्सपायरी उस हफ्ते से दूसरे हफ्ते में जो होती है वो होती है 35 डेज की। अच्छा, हाँ, अगर आप देखेंगे, डेटा देखेंगे, हाँ, तो एक एक्सपायरी होती है 28 डेज की, और जो दूसरी या तीसरी में जो सेटिंग बैठती है ना जाके, तो वो 35 डेज की बैठती है। अच्छा, एक 4 हफ्ते की, एक 5 हफ्ते की। अच्छा, तो हम नॉर्मल मान के चलते हैं 4.5 वीक्स का हम एवरेज लेके लेते हैं, तो 5 वीक का हम मान के चलते हैं कि 5 वीक हमारा सबसे बड़ा टाइम फ्रेम है। ओके, और एक हफ्ते में कितने ट्रेडिंग सेशन होते हैं? 5 होते हैं, यानी कि 5 वीक से हम कितने पे आ गए? 5 डे पे आ गए। 5 डे पे आ गए। अब मैं बात करूं तो हमारे डेज, जो हमारा पूरा ट्रेडिंग सेशन होता है वो 375 मिनट्स का होता है, हाँ, 9:15 से 3:30 तक का, तो वो हमारा 375 मिनट्स का होता है। ओके, अब मैं 375 को अगर 5 से डिवाइड कर दूं तो हमारा आता है 75 मिनट। अच्छा, हाँ, 75 मिनट आता है, बराबर, परफेक्ट। अब मैं उसे डिवाइड कर दूं 5 से, ओके, तो हमारा हो गया 15 मिनट। अच्छा, अब मैं 15 को 5 से डिवाइड कर दूं तो हमारा आता है 3 मिनट। तो दिस इज द रीजन कि आप पहले 3 मिनट एनालिसिस करो, फिर 15 मिनट, फिर 75 मिनट, फिर डेली, हाँ, फिर 5 वीकली। अच्छा, तो एक आप सिस्टमैटिक वे में चले गए। मतलब मार्केट के टाइमिंग को आपने, अच्छा, मतलब इसीलिए आप इसको लोअर टाइम फ्रेम बोल रहे हो कि सबसे बेस्ट लोअर टाइम फ्रेम ये है। बेस्ट लोअर टाइम फ्रेम 3 हाँ, मिनट है। मैंने भी मेरे दोस्त को देखा है, हमारे फ्रेंड है ऋषिकेश सिंह, वो 75 मिनट के चार्ट बड़े देखते हैं। क्योंकि आप देखो ना, उसने क्या करा, उसने पूरा डेटा जो है फिक्स कैंडल बनाई है। राइट, जैसा आपने को बना के दिया है वैसा नहीं, उसने उसका सेटिंग चेंज कर दिया है। तो ये 3 मिनट्स जो है, आप एक कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, 3 मिनट, 15 मिनट, 75 मिनट, ये एक पूरा फ्रेमवर्क हो गया। आपने कोई टाइम फ्रेम हुपिंग नहीं करी। 75 मिनट में आपने स्टॉक का एक बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म ट्रेंड देख लिया, बिल्कुल। 15 मिनट में आप उसके मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लोगे, और 3 मिनट में आप एग्जीक्यूट करोगे। और इसमें एक बेस्ट चीज हो रहा है विजय भाई, कि जब आप 3 मिनट को देख रहे हैं तो एंट्री आपके 3 मिनट पे जा रही है, स्टॉप लॉस आपका 3 मिनट पे जा रहा है, और आपका टारगेट जा रहा है 15 मिनट पे। तो मीन्स अगर आप कहीं गलत भी होते हैं, बिकॉज मार्केट इज ए प्रोबेबिलिटी थिंग, अगर हमेशा आप सही भी नहीं हो सकते और हमेशा आप गलत भी नहीं हो सकते। करेक्ट। जब आप गलत हो रहे हैं तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे हो रहे हैं 3 मिनट पे, और जब सही जा रहे हैं तो सही जा रहे हैं तो आप 15 मिनट पे जा रहे हैं। पर सर फिर तो वो लंबा भी खींच सकते हैं ना, अगर आपको ट्रेंड मिल रहा है तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अभी मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आप मुझे स्ट्रैटेजी बताइए, क्या एग्जैक्टली ये 3 मिनट की स्ट्रैटेजी है। और आपने स्टॉक सिलेक्शन के बारे में बोल दिया कि आप इंडेक्स के मेजर हैवी वेट को ही ट्रैक करते हो। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपके व्यूअर्स को भी यही बोलना चाहूंगा कि निफ्टी के हैवी वेट्स, मैं स्पेसिफिकली नाम नहीं लूंगा किसी भी स्टॉक का, मतलब 1-2 स्टॉक का हम नाम नहीं सकते हैं, जैसे रिलायंस हो गया। देखो सर थोड़ा कॉम्प्लायंस के लिए हिचकिचा रहा है, पर मैं आप लोगों को बोल दूं, आप हमारे ही खास लोग हो, और अगर कोई सेबी वाला भी सुन रहा है तो प्लीज़ आप ये समझिए कि सर अपनी मेथड को एक्सप्लेन कर रहे हैं, और वो एक्सप्लेन करने के लिए उनको स्टॉक दिखाना ही पड़ेगा। तो कोई भी रिकमेंडेशन या कोई भी नहीं है, बट ये भाई हिमांशु जी है, हिमांशु जी अपनी एक मेथड शो कर रहे हैं कि इतने सालों में उन्होंने एक मेथड सीखी है, और मैं एक मीडिएटर हूँ जो मैं चाहता हूँ कि लोग आके हमारे प्लेटफॉर्म में बताए दूसरे लोगों को, जिससे लोगों को हेल्प हो। और अगर आप लोगों को हेल्प होती है तो आप कमेंट ज़रूर करिए, जिससे अगर कोई
सेबी वाले भाई साहब कोई देख रहे हैं तो उनको भी पता चले कि नहीं, हमारा इंटेंशन बहुत सीधा और सिंपल है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सर। विजय भाई, सबसे पहले इसमें हम टाइम फ्रेम पे जाएंगे। टाइम फ्रेम हमारा रहेगा 3 मिनट का। सही है। और इसमें हम 2 इंडिकेटर्स यूज़ करेंगे। इंडिकेटर वैसे मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, मैं स्पेसिफिकली 2-3 इंडिकेटर ही यूज़ करता हूँ, जिसमें कि पहला है मूविंग एवरेजेस और दूसरा है पैराबोलिक सार। मोस्टली मेरी जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो प्राइस एक्शन पे हैं और साथ में मूविंग एवरेज में यूज़ करता हूँ। बट 2 स्ट्रेटजीज़ ऐसी हैं जिसमें कि आज एक स्ट्रेटजी मैं आपके व्यूअर्स को देना चाह रहा हूँ, जिसमें कि मैं पैराबोलिक सार भी यूज़ करता हूँ। तो ये पैराबोलिक आर का मतलब क्या होता है? इन डेफिनेशन अगर हम बात करें तो पैराबोलिक सार का मतलब है पैराबोलिक स्टॉप एंड रिवर्स। ओके। मतलब अगर आप पैराबोलिक सार यूज़ करेंगे तो वो सिस्टम आपको बताता है कि आपको ऑलवेज इन द ट्रेड रहना है, यानी कि जब आपका स्टॉप लॉस लगे तो आपको रिवर्स कर लेना है। अच्छा, मतलब वो ये बोलता है या तो आप बाय रहो या तो सेल रहो। यस। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है किसी ब्रोकर ने बनाई है बिकॉज या तो अगर कुछ बेनिफिट तो ट्रेडर को तो ठीक है हो या ना हो, पर ब्रोकर को डेफिनेटली होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो बट पैराबोलिक सार एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है। अगर आप इसमें 2-3 चीज़ देख लो, वो मैं आपको आज। अच्छा, मतलब इसी के वजह से इसका नाम स्टॉप एंड रिवर्स है। रिवर्स है, मतलब आपका स्टॉप लॉस हो गया तो आप अपना ट्रेड उल्टा कर दो। बिल्कुल। इसमें एक बेनिफिट और है विजय भाई, स्टॉप लॉस, इसमें आपको स्टॉप लॉस एग्जैक्ट मिल जाता है। इसमें अच्छा। आपके व्यूअर्स को ये भी नहीं देखना कि उन्हें किस लेवल पे स्टॉप लॉस लगाना है। मतलब पैराबोलिक आप स्टॉप लॉस के लिए मेजरली यूज बिल्कुल करते हो। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और इसमें 2 चीज़ हैं। इसमें टारगेट भी आपको मिल जाएगा इजीली। आपको कोई इसमें अपना माइंड मेकअप नहीं करना कि यार मुझे स्टॉप लॉस टारगेट कितने पे लेना है या स्टॉप लॉस कितने पे लगाना है। टाइम डिवोटेड चीज़ है ये, जैसे जैसे टाइम चलता रहेगा तो उसी के हिसाब से स्टॉप लॉस रिवाइज होता रहेगा ऑटोमेटिकली। और अगर इन्हें जर्नल हम देखें तो वो स्टॉप लॉस ही आपका टारगेट होता है। सही है। ये आपको ऑलवेज इन द सिस्टम रखेगा। आपको टेंशन फ्री रहना है कि आपका जब टारगेट आने वाला होगा तो आपको अपना स्टॉप लॉस, मतलब एक काइंड ऑफ आप ट्रेलिंग पोजीशन कर रहे हो। मतलब यहाँ पे आपका टारगेट भी हिट होगा तो एक हिसाब से स्टॉप लॉस हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आप ना हमेशा सिस्टम में रहोगे और ट्रेल आपका कर रहे हो। ट्रेल कर रहे हो, आप पूरा मूवमेंट ले रहे हो, ये नहीं कि आप कोई मूवमेंट छूट जाएगा। तो ये जो मूविंग एवरेज है वो कौन सा है और ये हम क्यों यूज कर रहे हैं? ये 44 एक्सपोनेंशियल मैंने यूज़ किया है। और 44 यूज़ करने का पीछे का रीज़न यही है कि ये आपका ऑन एन एवरेज 44 कैंडल्स लेता है। और इन्हें सिंपल टर्म में अगर बात करूँ, ये 44 मैंने बैक टेस्ट किया है पिछले काफ़ी टाइम से। तो 44 जो हैवी वेट्स हैं बेसिकली उन पे बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। हैवी वेट्स में जैसे रिलायंस हो गया, बैंक निफ्टी में HDFC हो गया, ICICI बैंक हो गया, इंडेक्स पे बहुत बढ़िया काम करता है। 40 और 44 आप इसके बीच में कुछ भी नंबर ले सकते हैं रैंडमली। 41 ले सकते हो, 42 ले सकते हो, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। बट मैं प्रीफरली अपने लिए 44 चूज़ करके चलता हूँ। और इस स्ट्रैटेजी में बेसिकली 2 पैरामीटर्स मैंने बता दिए हैं, मूविंग एवरेजेस है 44 और पैराबोलिक सार है। तो पैराबोलिक सार क्या करता है, वो आपको ऑलवेज इन द सिस्टम रखता है, यानी कि आपको या तो बाय में रहना है या सेल में रहना है। ओके। बाय सेल आपको पूरे दिन करते रहना है। तो उस चीज़ से बचने के लिए मैंने इसमें एक फ़िल्टर लगाया, यानी कि इसमें मैंने मूविंग एवरेज लगा दिया। मूविंग एवरेज लगाया 44 का। अब ये क्या मूविंग एवरेज करता है कि जैसे लेट्स से सपोज करो ये ब्लू वाला मूविंग एवरेज है। हाँ। और ये ब्लैक डॉटेड जो है हाँ। ये हमारे पैराबोलिक है, राइट। हाँ, तो मैं आपको एक चीज़ इसमें समझा देता हूँ। आपको पैराबोलिक सार को हम हाइड कर देते हैं अभी। सही है। हमने हाइड कर दिया। अब हम पूरे दिन बाय सेल तो करेंगे नहीं। हाँ। हम एक अपनी एज को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, हम एज हमने इंक्रीज करी है मूविंग एवरेज इसमें डाल के। मूविंग एवरेज का यूज़ कैसे कर सकते हैं हम, मूविंग एवरेज से अगर स्टॉक या इंडाइसिस ऊपर होगी या फिर मूविंग एवरेज से अगर नीचे होगी, लेट्स से हम एग्जांपल लेते हैं, मार्केट या स्टॉक मूविंग एवरेज से ऊपर रहेगा तो हम केवल इसमें बाय वाले सिग्नल लेंगे। ओके। हम इसमें सेल के सिग्नल लेंगे ही नहीं। सेम गोज अगर स्टॉक या इंडाइसिस मूविंग एवरेज से नीचे होगी तो हम इसमें बाय के सिग्नल अवॉइड करेंगे, क्योंकि मोमेंटम क्या दिखा रहा है, मोमेंटम नीचे का दिखा रहा है, तो हम सेल के सिग्नल लेंगे। मतलब आपने ये EMA को एक ट्रेंड के लिए लिया है। यस, हमने ये ट्रेड्स को फिल्टर आउट करने के लिए ले लिया। ओके। पर आप ये 3 मिनट में ही देखोगे? ये 3 मिनट में ही मुझे तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि पहले आपने 75 मिनट का टाइम फ्रेम देख लिया, उधर ट्रेंड क्या है, फिर आपने 15 मिनट देखा और फिर आपने 3 मिनट में वो ट्रेड लिया? नहीं, 3 मिनट इसमें केवल स्पेसिफिकली 3 मिनट का मैं चार्ट इसलिए देखने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें मोमेंट बहुत बढ़िया कैप्चर आप कर सकते हो विद ए स्मॉल स्टॉप लॉस। सही है। और इसमें एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको, जब मैं पूरी स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन कर दूंगा,
इसमें भी मैंने एक फिल्टर आउट और चीज़ के लिए करा है, जिसमें कि मैं प्राइस एक्शन भी देखता हूँ। तो Okay. उसमें क्या उसमें आपको ट्रिपल एज मिल जाती है। ये आपका सिस्टम ट्रिपल एज सिस्टम है ये मेरा, जो कि मैं आपके व्यूअर्स को पूरा प्रोवाइड कर रहा हूँ, जस्ट एज ए पासिंग द टॉर्च। कि जो मैंने यूज़ किया है, मैं पिछले काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, जस्ट फॉर रिटेल ट्रेडर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि वो भी अपना इस सेटअप का बेनिफिट उठाएं। तो अभी हम लोग एक बार समरी कर लेते हैं। हमने पहले 3 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया और वो क्यों यूज़ किया वो आपने बता दिया, और उसके अंदर हमने 44 का EMA लगाया यस, और पैराबोलिक स्टॉप एंड रिवर्स लगा दिया। पैराबोलिक स्टॉप एंड रिवर्स। और तो आपने EMA इसलिए लगाया है कि आपको एक ट्रेंड पता चलता है। बिल्कुल, और अगर 3 मिनट का चार्ट इंडेक्स का या जो भी हैवी वेट स्टॉक है उसका 44 EMA के ऊपर है, तो हम सिर्फ बाय सिग्नल को ही देखेंगे। एग्जैक्टली। और अगर वो 44 EMA के नीचे है तो हम सिर्फ सेल सिग्नल को ही signal, देखेंगे। yes, yes. ठीक है, अब आप बताइए। अब मैं इसमें पैराबोलिक सार को प्लॉट कर देता हूँ। ठीक है, अब विजय भाई देखेंगे कि स्टॉप लॉस हम कहाँ पे लगाते हैं। जब हम बाई पोजीशन है अगर हमारी, हाँ, तो हम स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, नीचे की साइड। यानी कि जैसे लेट्स सपोज करो कोई 100 का शेयर है, हमने बाय किया, तो हम 97 98 पे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, यानी कि टुवर्ड्स उस प्राइस के नीचे लगाएंगे। बराबर। तो सेम गोज विद हियर, कि अगर आपने नोटिस किया हो, प्राइस कहाँ पे है, प्राइस मूविंग एवरेज से ऊपर है। और यहाँ पे पैराबोलिक सार ने भी क्या दे दिया, हाँ, वो जो ब्लैक डॉट थे वो ऊपर से नीचे आ गए। वो ऊपर से नीचे आ गए, यानी कि यहाँ पे क्या बन गया, बाई पोजीशन। ओके, बाई पोजीशन बनी, ठीक है। यहाँ पे इस वाली कैंडल पे आपकी एक बाइंग पोजीशन बन गई, यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्लोज हुआ, क्लोज के बाद अब मैंने क्या फिल्टर आउट किया, मतलब इसमें भी आपको विपशॉस मिलते हैं। इसमें भी आपको ऐसे वेग ट्रेड मिलेंगे कि एक कैंडल ऊपर हुई और उसके बाद वो उसने स्टॉप लॉस खा लिया। बट ये मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अपना, ये मैंने पिछले 3 साल से मैं इस स्ट्रेटेजी को यूज़ कर रहा हूँ। ओके, और बहुत बढ़िया वर्क करती है। तो इसमें क्या, मैं 5 कैंडल का वेट करता हूँ। 5 कैंडल इन टर्म्स कि 5 कैंडल के अंदर इस वाली कैंडल जो पहले दिस वन इज द एंट्री, हाँ, मतलब जहाँ पे हमारे सिग्नल बना, जो पैराबोलिक स्टॉप एंड रिवर्स को क्रॉस किया है, वो कैंडल, हाँ, वो कैंडल वो हमको देखनी है। Okay. अब उसके बाद हमको देखना है कि इसके 5 कैंडल के अंदर कोई सी ऐसी कैंडल ने इसको ब्रेकआउट दिया, यानी कि इससे ऊपर क्लोज हुई। जैसे कि अभी इसका जो क्लोजिंग है यहाँ पे है, तो सेकंड वाली ने ही इसमें क्लोजिंग ऊपर दे दी। करेक्ट। तो ये हमारा ट्रिगर पॉइंट हो गया। ओके, ये हमारा ट्रिगर पॉइंट हो गया, मतलब वहां पे आपकी बाय बन जाती है। बाय बन जाती है, बिल्कुल ठीक है। ये हमारी बाय बन गया यहाँ पे, और ये हमारे साथ में स्टॉप लॉस चलते जा रहे हैं। ओके, अभी मैं तो वापस से एक बार ये मैं बोलता हूँ, जैसे वो ग्रीन बड़ी कैंडल है, हाँ जी, उसने पैराबोलिक डॉट को नीचे कर दिया, बिल्कुल। मतलब यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हो गया। ये हमारा बेसिकली आप इसे बोल सकते हो कि हमारा एंट्री फर्स्ट स्टेप, मतलब ये अलर्ट कैंडल है कि भाई यहाँ पे अपना बाय ट्रेड बन सकता है। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे वो ग्रीन बड़ी कैंडल ने अपने पैराबोलिक स्टॉप एंड रिवर्स को नीचे कर दिया, तो आपका बाय अलर्ट ट्रिगर हो गया। बाय अलर्ट ट्रिगर हो गया, और आप फिर ये करोगे कि आप उसके हाई को मार्क कर दोगे, हाँ जी, वही कैंडल के, बिल्कुल। और फिर नेक्स्ट 5 कैंडल में से कोई भी कैंडल अगर उसके हाई को ब्रेक करता है, बिल्कुल, तो आप बाय करोगे, भले वो उसका नेक्स्ट कैंडल भी हो या नेक्स्ट 5 में से कोई एक कैंडल हो, बिल्कुल। और आपका जो बाय ट्रिगर होगा उसके बाद उसका जो स्टॉप लॉस है, वो जो पैराबोलिक डॉट जो नीचे आए हैं, हाँ जी, और स्पेसिफिकली वही कैंडल के टाइम पे, जैसे अभी हर एक कैंडल के साथ हर एक डॉट शिफ्ट हो रहे हैं, तो सेकंड कैंडल में हमारा बाय ट्रिगर हुआ, तो हमें स्टॉप लॉस भी सेकंड कैंडल का सेकंड डॉट ही रखना है। बिल्कुल, बिल्कुल। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस स्ट्रेटजी कि आपको स्टॉप लॉस के बारे में कोई टेंशन लेनी ही नहीं है कि कहाँ पे लगाऊं, कैसे लगाऊं, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली उसी पॉइंट को पकड़ेगा जहाँ से क्रूशियल रिवर्सल आया है। तो विजय भाई यहाँ पे हमारा बिल्कुल ये ट्रिगर हो गया, यहाँ पे बाय इनिशिएट हो गया। अब आपने देखा कि ये जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो रहे हैं धीरे 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 धीरे, और यहाँ पे ये एग्जिट हो गया। कितने कैंडल में हमारा वो जो डॉट है वो हमारे बाइंग प्राइस तक आ गया था पैराबोलिक का? ये समवेयर अराउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप्रोक्स 10, मतलब 30 मिनट्स में। हाँ, 30 मिनट्स में आपका जो स्टॉप लॉस है वो आपके बाइंग स्टॉप लॉस पे आ गया था। अब इसमें आप ये चीज़ देख सकते हो, आप 1:1 का देख सकते हो, क्योंकि ऊपर से काफ़ी रिवर्सल आया है। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप स्टार्टिंग में आपको अपना माइंड कुछ नहीं लगाना है, आपको जस्ट एज ए रोबोट काम करना है। कि उसमें क्या होता है कि जब आप एक्स्ट्रा एनालिसिस करने लगते हो ना, कि मोर, जो वो एक कहावत है कि जिसमें मोर एनालिसिस लीड टू पैरालिसिस। हाँ, मोर या ओवर एनालिसिस इज पैरालिसिस, राइट। तो आपको सिंपल
सिस्टम को फॉलो करना है, आपका यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगाया, वो हिट हुआ, आपने प्रॉफिट ले लिया इसमें भी। अब एक परफेक्ट, अब इसमें क्या हुआ, यहाँ पे सेल हुआ। हाँ, अगर आप फिल्टर आउट नहीं करते तो आप यहाँ पे आपको सेल लेना Sell पड़ता, कर देते। और यहाँ पे आपको क्या होता, स्टॉप। तो अभी अपने मेथड के हिसाब से यहाँ पे तो सेल बन ही नहीं रहा था, क्योंकि बिल्कुल, ये ईएमए के exactly। ऊपर है। अभी मैं आपको दूसरा ट्रेड बताता हूँ। हाँ जी, वापस से पैराबोलिक शिफ्ट हुआ ये वाले बड़े ग्रीन कैंडल में। एग्जैक्टली। अब आपने बोला कि वो ग्रीन कैंडल के हाई को हमें मार्क कर देना है, ठीक है, आपने मार्क कर दिया। नेक्स्ट कैंडल जो रेड है उसी ने उसके हाई को ब्रेक किया है एक्चुअली, तो आपकी एंट्री वहां पे हो गई। नहीं, इसमें क्लोजिंग का वेट करना है हमको। अच्छा, तो इसमें हमको क्लोजिंग का वेट तो करना है। समझो जो ब्रेकआउट कैंडल है, मतलब जो अलर्ट कैंडल है, जो पैराबोलिक का डॉट शिफ्ट कर रही है, वो उसका मूवमेंट हो गया 10 रुपए का। और फिर दूसरी कैंडल है जिसने उसके हाई को भी ब्रेक किया, बिल्कुल, और वो ऊपर में 5 रुपया गए और फिर और वापस से नीचे आई। हाँ जी, पर समझो वो टाइम में तो चलो आपकी एंट्री बच गई कि आपने एंट्री नहीं किया क्योंकि वो नीचे क्लोज हुई। पर अगर ये सेकंड कैंडल समझो नेक्स्ट टाइम पे ही 15 रुपया ऊपर चली गई, तो आपको महंगा मिलेगा अगर आप क्लोजिंग का वेट करोगे तो। दिस इज द ब्यूटी कि अगर वो स्टॉक निकल रहा है हाँ। तो ये समझना कि वो दे के जाएगा फिर। अच्छा, मतलब आप बोल रहे हो कि महंगा मिले तो भी चलेगा? तो भी चलेगा, बट होता क्या है कि अगर आप बिना किसी को क्लोज करे, लेट्स से सपोज करो कि स्टॉक का हाई है 100 रुपीज़ का और सेकंड कैंडल 100 से ऊपर निकली, और फिर वो अगेन आपने क्लोजिंग का वेट नहीं किया उसका, और वो फिर वो 100 के बिलो आ गई, आप बाइंग इनिशिएट करके बैठ गए। और मोस्टली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमको 5 कैंडल के अंदर देखना है इसका ब्रेकआउट। हाँ, होता पर क्या ये कि नहीं केस में तो नेक्स्ट कैंडल में ही हो गया था। हाँ, इसमें नेक्स्ट में हो गया था। इसमें आप देखें तो इसमें ये वाली जो कैंडल है, इसमें क्लोज जो हुआ है, जो इस वाली कैंडल का क्लोज, और ये है हमारा अलर्ट कैंडल जो है, इसका क्लोज समवेयर अराउंड सेम जोन में हुआ है। हाँ। 3195 हाँ। और 3196। तो ये हमारा इसमें 2 रुपए से ऊपर इसका क्लोज हो गया, तो ये हमारे लिए ट्रिगर पॉइंट हो गया इसका। तो अभी मेरा एक ये क्वेश्चन है कि ये कैंडल तो 3 मिनट का है। हाँ जी, तो क्लोज मतलब जब 2 मिनट 59 सेकेंड हो गया तब मुझे मेरा ऑर्डर ट्रिगर कर देना है, या 3:01 पे मुझे ऑर्डर ट्रिगर करना है? नहीं विजय भाई, आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। क्योंकि आप समझे मेरा हाँ, क्वेश्चन। मैं आप लोगों को भी बता देता हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि 3 मिनट का एक कैंडल है, मतलब उसकी लाइफ 3 मिनट है। तो आपने बोला कि कैंडल के क्लोज पे हमें एंट्री करनी है, तो क्या मुझे 2 मिनट 59 सेकेंड पे एंट्री करनी है जब वो कैंडल क्लोज हो ही नहीं वाला है अगले सेकंड में, या फिर मुझे नेक्स्ट कैंडल की वेट करनी है और 3 मिनट और दूसरे कैंडल में जैसे वो दूसरा कैंडल ओपन हुआ वहाँ पे ही मुझे एंट्री कर लेनी है? 2.59 अगर जैसे आप बता रहे हैं, हाँ। तो मैं इसमें एक एग्जांपल लेता हूँ। मैंने बीच में कई बार ऐसी चीज़ देखी थी कि 1 मिनट की कैंडल हुई है और उसमें ऊपर गई और 3-3 मिनट तक आते आते वो उसने पूरा जो रन हुआ था वो फेड आउट कर दिया। कुछ टाइम ऐसा होता है कि 2.25 या 2.5 मिनट के करीब पे स्टॉक ऊपर ही ऊपर है, और अगर आपको ऐसे दिख रहा है कि 10-20 सेकंड बच रहे हैं खाली, हाँ। है ना, तो आप उसमें कर सकते हो। उसमें आप कर सकते हो, मतलब 2.50 सेकंड अगर है तो आप उसमें कर सकते हो। आपको दिख रहा है कि 10 सेकंड में कुछ नहीं होने वाला है ऐसा, है ना, कि परफेक्ट आपको मिले। अब जैसे कि इसमें 2.59 पे इसमें क्लोज दिया, बट 2 कैंडल इसने नीचे करी, ठीक है, आपको 5-6 रुपए का डिफरेंस मिला। बट ये क्या कि आपकी साइकोलॉजी डेवलप करेगा कि हाँ, आपने ऑलमोस्ट क्लोजिंग का वेट किया, आप अर्ली जंप इन नहीं करोगे, ये आपकी हैबिट क्रिएट कर देगा। अब आप देखें तो इसमें यहाँ पे इनिशिएट हो गया, इनिशिएट के बाद ये इसमें स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा रहा और 1:1 पे आप आराम से निकल गए। तो 2 ट्रेड मिली दिन की। ये वाली आप ट्रेड लोगे नहीं क्योंकि आपने शॉर्ट तो करना नहीं है, ईएमए के ऊपर है। ईएमए के ऊपर है, शॉर्ट नहीं करना, तो ये आपका एक ये ट्रेड बच गया। ऐसे केस में क्या करें? जैसे अभी रिसेंट आप देख रहे हो, ये तो ईएमए के पास ही घूम रहा है। दिस वन, हाँ, मतलब रिसेंट के 5-6 कैंडल, ये बड़ा रेड कैंडल, उसके बाद बड़ा ग्रीन कैंडल, और उसके बाद तो ये तो ईएमए के ऊपर नीचे ही घूम रहा है। ईएमए के ऊपर नीचे घूम रहा है। बट आप एक चीज नोटिस करना विजय भाई, जब इसमें सिग्नल बनेगा और इसमें
लेट्स से सपोज करो अगर हम इस वाले जैसे अभी वाले एग्जांपल में इसमें लास्ट जो ट्रेड बना है वो तो बाय का ही बना है। हाँ, बट ये क्लोजिंग Closing मतलब नहीं सवा हुआ दिन है। के बाद हुआ है ना। अगर आप इस ट्रेड को देखें तो ये पहले प्राइस इसके पास मूव कर रहा था और इसने मूवमेंट दिया, तो मीन्स 44 जो है ना वो आपको ट्रेंड रिवर्सल का भी साइन है। हाँ। क्योंकि 44 का ना 44 के पीछे एक साइकोलॉजी ये भी है कि 44 प्लेज अ रनिंग रेजिस्टेंस और रनिंग सपोर्ट का काम करता है। तो इसलिए 40 नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी ये ईएमए के आसपास ही घूम रहा है प्राइस पिछले 6-7 कैंडलों से, तो ऐसे केस में अगर पैराबोलिक से मुझे कोई सिग्नल मिलता है और मूविंग एवरेज के नीचे या मूविंग एवरेज के ऊपर है तो मुझे ट्रेड ले ही बिल्कुल लेना लेना है, चाहिए। बिल्कुल लेना है। जैसे अभी वाले एग्जांपल में ये बाय बन सकता है, बाय बन सकता है, बिल्कुल बाय है बन ना। सकता है। तो ठीक है, ये हो गया। तो मेरे को एक चीज़ यहाँ पे और एक समझ में आई है कि जितने भी इंट्राडे स्ट्रैटेजीज होती है ना, पहली बात तो उसका रिस्क टू रिवॉर्ड कोई फेवरेबल होता नहीं है। मतलब हमारी एक जन से बात हुई थी, उनका रिस्क टू रिवॉर्ड भी 1:2 ही था और 1:1.5, और ये केस में भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि मेजरली 1:1 ही एग्जाम्पल दिखे अभी तक, बिल्कुल पर मैक्सिमम 1:2 हो सकते हैं। तो जितना लोअर टाइम फ्रेम में हम काम करेंगे उतना हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कम रहेगा। बिल्कुल। पर यहाँ पे मुझे एक बात ये समझ में आई है कि हम तो ये स्ट्रैटेजी में टारगेट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। बिल्कुल विजय भाई, इसकी ब्यूटी एक चीज़ और है। आप अगर आपने नोटिस करा हो, अगर किसी स्टॉक में एब्रप्ट मूव आता है हाँ, या वो वन साइड चलने लगता है, तो इसमें आपकी वाली टेंशन है ही नहीं कि मैं इसे बुक कहाँ पे करूँ, ये आपको ऑटोमेटिकली बुक करा देगा। इसीलिए मैंने बोला ना कि एक्चुअली ये स्ट्रैटेजी में एंट्री है और स्टॉप लॉस है और टारगेट का कोई चीज़ ही नहीं है। टारगेट की कोई चीज़ नहीं, टारगेट इज लाइक आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, दोनों चीज अगर मूव कर रही हैं विद रिस्पेक्टिव टू टाइम, प्राइस मूव कर रहा है तो ये ऑटोमेटिकली टुवर्ड्स योर प्राइस ये इट्स मैग्नेट तो की तरह काम मतलब करेगा। कभी आपको 1:2 भी मिल जाए, बिल्कुल, कभी आपको 1:3 भी मिल जाए, या नॉर्मली आपको 1:1 ही मिलेगा। बिल्कुल। तो हिमांशु जी, अभी को कोई रिसेंट एग्जांपल मेरे को बताइए ना जो आपने ट्रेड किए हो। ये रिसेंट एग्जांपल विजय भाई यही है, रिलायंस का। ओके, इसीलिए मैंने आपके व्यूअर्स को दिखाया। ओके। मैं आगे के लिए तो कुछ बता नहीं सकता, बट मैं पास्ट डेटा इसलिए दिखा रहा हूँ। रिसेंटली मैंने वही बताया व्यूअर्स को आपके कि आपको हैवी वेट्स देखने हैं, क्योंकि हैवी वेट्स में जब मूवमेंट आएगा विज़ इंडेक्स में मूवमेंट आएगा, इंडेक्स में मूवमेंट आएगा तो विज़ आपका एक्चुअली ये वो बात हो गई ना कि मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया। मतलब हैवी वेट स्टॉक भाग रहे तभी इंडेक्स भाग रहे हैं। एक्चुअली तो वही है। वो हम ऐसे सोचते कि इंडेक्स भाग रहा है इसलिए ये भाग रहा है, नहीं, हैवी वेट स्टॉक भाग रहे हैं तब इंडेक्स भाग रहा है। इंडेक्स तो बेसिकली एक बुके है इन स्टॉक्स का। तो एक मैं आपके व्यूअर्स के लिए एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि अभी रिसेंटली जैसे आप कंपैरिजन करें, आईटी स्टॉक्स में बहुत मूवमेंट आ रही है, तो उसके लिए आपको नैस्डैक का भी चार्ट देखना चाहिए। हाँ, क्योंकि वही तो लीडर है। वो लीडर है, आपको हमेशा ग्रैंडफादर को फॉलो करना है ना। तो नैस्डैक को अगर आप देखें, नैस्डैक में सीरीज ऑफ हायर हाइज हायर लोज के साथ वो ट्रेड हो रहा है। तो इसीलिए मैं पिछले काफ़ी टाइम से जो मेरे नोन में है, तो मैं उन्हें ये बोल रहा हूँ कि आईटी पे ध्यान रखो, इन्फोसिस, टीसीएस, और ये स्टॉक्स ऐसे हैं कि इनमें टेक्निकल्स जो हैवी वेट्स है ना विजय भाई, जैसे रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, टाटा स्टील, ये स्टॉक्स ऐसे हैं कि टेक्निकल पे प्योरली काम करते हैं। इन पे स्ट्रेटजीज बहुत बढ़िया वर्क करती हैं, बट लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, उन्हें क्विक मनी चाहिए, और क्विक मनी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। देखो हिमांशु जी, मैं आपको एक चीज़ की मतलब गारंटी वर्ड में यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने ऑडियंस के बारे में बोल रहा हूँ। हमारी ऑडियंस को जल्दी पैसा कमाने की कोई गाय नहीं है। हाँ जी। सबको स्लो पैसा कमाना है और सबको इक्विटी से कमाना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं पर्सनली भी ऑप्शंस के ज़्यादा फेवर में नहीं हूँ। ऑप्शंस आपको करना चाहिए अगर आप अपने पोर्टफोलियो को हैज करने के बेसिस पे कर रहे हो तो, और अगर आपको ऑप्शन बाइंग भी करना है तो वो इतना करना चाहिए कि आपके पोर्टफोलियो का बहुत ही छोटा पोर्शन होना चाहिए। और बहुत लोग करते भी है, उनको सूट भी होता है, पर मैं ये बोलूँगा कि उसके नंबर ऑफ जो परसेंटेज लोग हैं वो बहुत कम है। बहुत कम है। तो आप अगर जॉब करते हो या बिजनेस करते हो तो आपके लिए इक्विटी या म्यूचुअल फंड से बेस्ट कोई भी चीज़ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने विजय भाई एक बहुत बढ़िया वर्ड बोला, स्लो प्रॉफिट। अभी जो आपने अपने व्यूअर्स के लिए बोला, मैं एक मूवी देख रहा था, शूटर, हाँ, जिसमें एक स्नाइपर होता है। हाँ, वो साथ में अपने उसके इनका बंदा भी रहता है जो गाइड करता है ह्यूमिडिटी और एयर। तो उसमें उसने एक चीज़ बोली थी कि स्लो इज स्मूथ। वो शूट के लिए बोलता है, स्लो इज स्मूथ।
हाँ मतलब और पहले मैंने देखा है स्नाइपर वाले लोग बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, हवा देखते हैं, ह्यूमिडिटी देखते हैं। तो उसका एक लाइन थी, स्लो इज स्मूथ और स्मूथ इन लॉन्ग टर्म इज वेरी फास्ट। तो सेम गोज विद मार्केट, जितना आप प्योरली एनालिसिस करोगे, स्लो करके काम करोगे, तो उतना ही स्मूथ बनेगी, और स्मूथ इन लॉन्ग टर्म इज फास्ट। सही है हिमांशु जी, बहुत ही मज़ा आया। और मैं बहुत ही अपने आप को नसीब वाला मानता हूँ कि भले यूट्यूब के बहाने तो बहाने, बट मैं आप जैसे लोगों को मिलता हूँ, और आप जैसे लोग हमारी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और मैं आप लोगों की बहुत दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, और मैं आप लोगों की भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बिकॉज आप लोगों के वजह से ही आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ और ऐसे लोगों के साथ वीडियो बना सकता हूँ। थैंक यू हिमांशु जी। थैंक्स विजय भाई, आपने टाइम दिया, मुझे बुलाया। ऐसा मत बोलो सर, आप ऑलरेडी स्किल्ड आदमी हो, तो मैं नहीं तो कोई और तो आपको ज़रूर बुलाएगा, और आप ऑलरेडी टीवी में जा चुके हो, आप इतने कंपनीज में काम कर चुके हो, और आप सर्टिफाइड फाइनेंशियल ये सर्टिफाइड टेक्नीशियन हो, मार्केट टेक्नीशियन, तो आप ऑलरेडी मेरे से केपेबल हो सर जी। नहीं विजय भाई, देखो मेरा मेन मोटिव ये है कि जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ और जिस लोकेलिटी मतलब जहाँ पे मैं रहता हूँ, मेरा मेन मोटिव है कि मैं गिविंग बैक टू सोसाइटी, है ना। हर चीज़ पैसा नहीं होती, है ना। और तो मेरा मेन मोटिव रहता है कि मैंने सीखा है पिछले 17-18 सालों में, जो मैंने 5-5, 6-6 साल लगाए हैं, तो मैं गिविंग बैक टू सोसाइटी में उन्हें, जो अभी न्यू एंट्रेंट हैं या रिटेल ट्रेडर्स हैं जिन्होंने बहुत पैसे गंवा दिए हैं, है ना, या फिर कुछ PNL देख के गलत उसमें चले गए, तो मैं उन लोगों का जो लर्निंग कर्व है, मेरा मोटिव यही है कि मैं उनका लर्निंग कर्व जो है वो 4 साल 5 साल का है, उसे शॉर्टन कर दूं कि वो जल्दी सीख लें, क्योंकि घूम फिर के इन्हीं चीज़ों पे आना है उन्हें। ट्रेडिंग प्लान, चेकलिस्ट होनी चाहिए। अगर आप बड़े बड़े ट्रेडर्स को अगर आप देखें तो वो ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं, अभी भी वो मल्टी बिलियनर होने के बावजूद भी वो चेकलिस्ट फॉलो करते हैं, वो एक अपने सिस्टम से हूप नहीं करते हैं। उन्हें पता है कि वो 7-8 ट्रेड अगर उनकी गलत भी चली गई हैं तो आने वाली जो ट्रेड्स हैं वो उन्हें प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो मैं आपके व्यूअर्स को भी ये बोलना चाहता हूँ कि आप एक सैम्पल साइज पे काम करो, आप एक सेटअप को एटलीस्ट कम से कम 4 महीने 5 महीने, जैसे विजय भाई अपने यूट्यूब चैनल पे बताते हैं, स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बताते हैं आपको कैसे क्रिएट करने हैं। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा, अपनी स्ट्रेटजीज को टाइम दो। और यूट्यूब पे आपने देखा होगा काफ़ी लोग PNL ल्यूर करके लूटने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सिंपल फंडा है कि आपको दूसरे का PNL देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप अपने PNL से मतलब रखो, सिंपल स्ट्रैटेजी बनाओ, स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, ट्रेडिंग प्लान बनाओ, ट्रेडिंग जर्नलिंग करो। ट्रेडिंग जर्नलिंग क्या है बेसिकली? ट्रेडिंग जर्नलिंग में जो है आपको अपना डेटा मेंटेन करना है, आपको कहाँ गलत हो कहाँ सही हो, जहाँ आप गलत हो उसे आपको रिमूव करना है, जहाँ आप सही हो आप उसको और इंक्रीज करो। जैसे विजय भाई ने काफ़ी बार बताया ट्रेडिंग जर्नलिंग के बारे में। हाँ तो सही है सर, बहुत ही अच्छा लगा आपकी ये सारी बातें सुन के। अभी मेरे दिमाग में ना एक क्वेश्चन आ रहा था और मैं वो क्वेश्चन भूल भी गया तो यही होता है, देखो हम स्क्रिप्ट लिए बिना बैठे रहते हैं। बिल्कुल। पर हिमांशु जी आप मेरे को एक बात बताइए कि मतलब हमारा कोई व्यूअर है, आजकल बहुत सारे लोगों को फुल टाइम ट्रेडर बनना है, और मैं ये अपने सारे गेस्ट से पूछता हूँ क्योंकि मुझे एक अलग अलग ओपिनियन मिलता है। तो क्या किसी आदमी को फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहिए, और अगर बनना चाहिए तो उसके लिए क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए? जैसे आप ऑलरेडी हो तो इसका आंसर आप अच्छा दे सकते हो। फुल टाइम ट्रेडिंग में किन को आना चाहिए? और नहीं, किसी को आना है तो हाँ। आना चाहिए, जैसे उसका पैसा बन सकता है यहाँ पे, और अगर आना चाहिए तो उसको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे उसकी फैमिली को भी प्रॉब्लम ना हो। देखिए विजय भाई, इस क्वेश्चन के 2 आंसर हैं। हाँ, जैसे लेट्स से सपोज करो, मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लेता हूँ। कोई बंदा जिसको मार्केट में एंट्री करनी है, ऐसे प्रॉफिट मतलब एज ए ट्रेडर बनना है, तो वो या तो करंट जॉब में होगा या उसके पास कुछ ट्रेडिंग मतलब जॉब नहीं होगी। अगर कोई जॉब में है और वो ट्रेडिंग में एज ए फुल टाइम ट्रेडर आना चाहता है, तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि अगर वो ट्रेडिंग जॉब के साथ साथ अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं और वो प्रॉफिटेबल नहीं है, अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं है, मैं इम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ कि अगर वो जॉब में है और प्रॉफिटेबल नहीं है, तो क्या जॉब छोड़ के वो प्रॉफिटेबल बन सकते हैं? बिग नो। हाँ, जब वो पहले से ही लॉस में है तो वो तो अपने ऊपर डबल लायबिलिटी कर रहे हैं, राइट, है ना। और अब सेकंड आता है कि अगर कोई जॉब में है और उन्हें ट्रेडिंग में आना है, अगर वो जॉब में है और ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हैं, और प्रॉफिटेबल कितने हैं
लेट्स से सपोज करो किसी की 50,000 सैलरी है करेक्ट। और वो मात्र 5,000 रुपये प्रॉफिटेबल है हर महीने, Okay. तो क्या आना चाहिए? नो, बिग नो। एटलीस्ट जब तक वो अपनी करंट सैलरी का 1.5 टाइम्स अगर ट्रेडिंग से निकाल पा रहे हैं इजीली, तब उन्हें आना चाहिए, नहीं तो बिग नो। पर उसके लिए तो फिर कैपिटल भी उतना ही लगेगा Exactly. ना, बिकॉज ये मैसेज ऐसा ना जाए कि 50,000 रुपए के कैपिटल से आप 50,000 रुपए कमा रहे हो नहीं महीने नहीं का। नहीं, कैपिटल नहीं है विजय भाई, दिस इज कि उसका मंथली सैलरी 50,000 रुपये आ रहा है। नहीं तो उसका मंथली रिटर्न 1.5 इससे बने, तो उसके लिए उसको पैसे भी तो पैसे उतने, भी, यस। मतलब मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ लोगों को कि हमारे गुजराती में ऐसा बोलते हैं कि पैसा पैसे को खींचता है, और गुजराती में नहीं, शायद हर रिलीजन में ये बोल सकते हैं। तो आप लोगों को ये भी समझना है कि आपकी कैपिटल को भी आपको बढ़ाना है, बिल्कुल। और आप एक जेन्युइन रिटर्न आपको मान के चलना है कि आप 4 से 5% मैक्सिमम लेके चलिए। इससे अगर ज्यादा लेके चल रहे हैं तो आप यू आर रिस्किंग योर कैपिटल। 4 से 5% महीने का। तो ये डेली का नहीं, ये तो साल का कितना हो गया सर? ये तो 50 CAGR आप लगाएं तो 40-45 के करीब। अच्छा, मतलब कुछ महीने लॉस भी होंगे, ओके। है ना। मैं पूरा कैलकुलेट करके चल रहा हूँ, कुछ महीने प्रॉफिट होंगे, कुछ महीने लॉस होंगे। तो आप 40% अगर आप रिटर्न निकाल रहे हो तो ठीक है ना। बट वो आप मार्केट में जंप इन कर रहे हो कि सोच रहे हो कि मैं 40% महीने का निकाल लूंगा, तो बिग नो है। और आपके पास कैपिटल अच्छी होनी चाहिए। सेकंड, जब तक आप अपनी सैलरी को बीट नहीं कर रहे हो तो आप मत आइए ट्रेडिंग में। सही है। तो हिमांशु जी, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया आपके साथ बात करके, और आपकी मेथड भी बहुत सिंपल है, एंड मुझे भी यही लगता है कि सिंपल थिंग्स वर्क बेटर देन कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स। और आप लोग भी देखो, इसको बैक टेस्ट करो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कल से स्ट्रैटेजी को लेके ट्रेड करने शुरू कर दो। बैक टेस्ट कीजिए। हमारे चैनल पे ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट है जिसकी मेथड आप देख सकते हो। आपको जो मेथड पसंद आती है आप उसके साथ बोलते हैं ना, बैक टेस्टिंग करिए, फिर फ्यूचर टेस्टिंग करिए, और एक मेथड में मास्टर बनने की कोशिश करिए। यही मेरा इंटेंशन है, आप लोगों के साथ डिफरेंट स्ट्रैटेजीज शेयर करना। तो थैंक यू सर, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया आपके साथ। और अगर आप लोगों को भी मज़ा आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। देखो, आपका एक शेयर है ना, हमारे चैनल को थोड़ा सा ग्रोथ दे सकता है, और अगर हम आपके लाइफ में ग्रोथ का पार्ट बनते हैं तो आप थोड़ा तो हमारे लिए इतना कर ही सकते हो। थैंक यू सर। एंड आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलूँगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।